नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो हर एक भारतीय के वॉलेट और बैंक अकाउंट को डायरेक्टली प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2026 के बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट की। क्या यूपीआई लिमिट 2026 में हो सकती है? कैश डिपॉजिट पर कितनी लिमिट? सेविंग अकाउंट बैंक में कितना बैलेंस रखें बिना टैक्स नोटिस के? और डिजिटल बैंकिंग में क्या क्या सिक्योरिटी रूल्स आ रहे हैं? अगर आप यूपीआई यूजर हैं, बिजनेस ओनर हैं या रोजाना बैंकिंग करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग एक एक करके सारी बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट को समझ लेते हैं जो कि आपके ऊपर 2026 में लागू होने वाली है। पहला दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर 2026। अब दोस्तों, जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो आपकी 1 लाख पर यूजर पर दिन के हिसाब से। अगर दोस्तों आपको पैसा भेजना है तो आप 1 लाख पर दिन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले ये लिमिट कुछ और हुआ करती थी, अब इसको स्टैंडर्ड बना दिया है 1 लाख रुपए पर यूजर पर डे। अब दोस्तों यही 1 लाख की लिमिट 5 लाख हो जाएगी अगर आप कुछ अन्य ट्रांजैक्शन करते हैं, या अगर हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करते हैं, एजुकेशन फीस पेमेंट करते हैं किसी की, या इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करते हैं, या किसी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, या अन्य पेमेंट लाइक ट्रैवल बुकिंग या आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये जो लिमिट है ये आपकी 1 लाख से बढ़कर के 5 लाख हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप न्यू यूजर है तो दोस्तों अगर आप नया यूपीआई आईडी बनाते हैं तो उसकी जो लिमिट है वो 5,000 रहेगी पहले 24 घंटे के लिए। उसके बाद जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो आपकी 1 लाख रुपए पर पर्सन पर दिन हो जाएगी। अगर दोस्तों आप अन्य पेमेंट करते हैं जो मैंने आपको सेकंड में बताया तो वो लिमिट आपकी 5 लाख हो जाएगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी ये जो लिमिट है ये 2026 में ये रहने वाली है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है आपका कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉवल लिमिट। अगर आप इन थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर अपना कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो दोस्तों आपको इनकम टैक्स नोटिस आना लाजमी है। अब दोस्तों यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का किसी फाइनेंशियल ईयर डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी एसएफटी में रिपोर्ट हो जाएगी और सीधा सीधा क्या करेगा, बैंक इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। और दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपकी एआईएस में दिखने वाली है आपके पैन नंबर पे। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है करंट अकाउंट। अब दोस्तों ये बिजनेसमैन के ऊपर लागू होता है। अगर आप 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा का अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों आपको क्या है, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और दोस्तों ये क्या होगा, आपकी एसएफटी में रिपोर्ट हो जाएगी और फिर बैंक क्या करेगा, बैंक इसको आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट कर देगा और सीधा सीधा क्या होगा, इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को चली जाएगी। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं विड्रॉवल्स के बारे में। अब दोस्तों आप 10 लाख से ऊपर का किसी सेविंग बैंक अकाउंट या 50 लाख से ऊपर का आप विड्रॉ करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो दोस्तों आपकी जो रिपोर्टिंग है ये एसएफटी में हो जाने वाली है। हमने दोस्तों बहुत सारे टैक्स पेयर्स के एआईएस में देखा है, अगर उन्होंने कैश विड्रॉ भी किया है तो क्या किया है, बैंक ने उसको रिपोर्ट किया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी दी है। अब दोस्तों कैश विड्रॉ के केस में क्या है, टीडीएस की कुछ लिमिट लागू होती है। अगर आपने 1 करोड़ तक कैश निकाला है तो 1 करोड़ पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, और 1 करोड़ से ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉ कर लिया तो दोस्तों आपका 2% का बैंक क्या करेगा, टीडीएस काट देगा और ये आपके पैन पे रिपोर्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि इसने इतना पैसा विड्रॉ किया हुआ है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आपने लास्ट 3 साल के आईटीआर को फाइल नहीं किया तो 20 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ करने पर 2% का टीडीएस कटेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करने 5% का टीडीएस आपका बैंक काट लेगा। अब दोस्तों अगला आपका आता है कैश पेमेंट रेस्ट्रिक्शन फॉर परचेजेस एंड लोन्स। अब दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि कैश का लेन देन जो है वो आपको नहीं करना है, सारा जो ट्रांजैक्शन है वो आपको बैंकिंग माध्यम से करना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कितने की कैश की लिमिट आपके ऊपर लगने वाली है। अब दोस्तों आप कोई हाई वैल्यू प्रॉपर्टी खरीदते हैं या गोल्ड खरीदते हैं, कार्स खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं तो दोस्तों आपको 2 लाख से ज्यादा का सिंगल दिन में एक बंदे को यहाँ पर भुगतान नहीं करना है। आपको क्या करना है, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और चेक और या किसी अन्य बैंकिंग माध्यम का उपयोग करना है जिससे आपको यहाँ पर वो पेमेंट करनी है। अब दोस्तों 2 लाख से ऊपर अगर आप कर देंगे ट्रांजैक्शन सिंगल पर्सन सिंगल दिन में तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
दोस्तों अगर आपने कोई 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से या सेल प्राइस, सेल डीड के हिसाब से हो, तो दोस्तों रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके पैन पे वो रिपोर्ट कर देगा आपने इतने लाख की इतने करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, और उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर पता चल जाएगा कि इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का लेन देन किया हुआ है। और दोस्तों इसके केस में क्या है, आपको आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है। हमने बहुत सारे टैक्स पेयर्स के नोटिस आते हुए देखे हैं, अभी नहीं आते, 2 से 3 साल के बाद आते हैं, जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों इसके केस में हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट का भी यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है इनको। अब दोस्तों लोन्स एंड रीपेमेंट की बात करते हैं। आप 20,000 से ज्यादा का ना लोन लेंगे ना ही लोन देंगे किसी पर्सन को। और दोस्तों अगर आपको लोन देना या लेना है तो आपको बैंकिंग चैनल का उपयोग करना है। और दोस्तों अगर आपको कोई बिजनेस का एक्सपेंस करना है, कैश में आप 10,000 रुपए पर दिन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस का एक्सपेंस कर सकते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, उसके केस में वाउचर बना के रखना पड़ेगा और उसकी एंट्री आपको प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपका जीएसटी कंप्लायंसेस फॉर यूपीआई या क्यूआर कोड रिसीट। अब दोस्तों क्या है, आप बाजार में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और उस पे क्या करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं। सबके पास दोस्तों आजकल क्या है कि यूपीआई का क्यूआर कोड रहता है, जिससे आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि जो न्यू इनकम टैक्स बिल आने वाला है उसमें दोस्तों जो ये ट्रांजेक्शन है इसके ऊपर कड़ी नजर रहने वाली है डिपार्टमेंट की। अगर आपने दोस्तों 40 लाख से ज्यादा का यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दिया या क्यूआर कोड से पैसे ले लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो यही ट्रांजैक्शन क्या होगा, 20 लाख हो जाएगा। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब दोस्तों क्या है, आपको अपने बिल पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर छापना पड़ेगा अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा हो। और दोस्तों अगर आपको यूपीआई पेमेंट लेते हैं बैंक में, तो दोस्तों आपको यहाँ पर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, जो कि आपके जीएसटी नंबर से लिंक होगा। थर्ड आता है दोस्तों, अब नया रूल आ चुका है, अगर आप जीएसटी नंबर लेने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते, तो दोस्तों आपका जो जीएसटी नंबर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। पहले दोस्तों ये 45 दिन हुआ करता था, अब इसको घटा करके 30 दिन कर दिया है। अब दोस्तों हम लोग आखिर में आते हैं कि अदर पेमेंट्स के बारे में बात कर, बहुत सारी चीजें जो 2026 में आई है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है पीएफ विड्रॉवल यूपीआई के माध्यम से। अब दोस्तों मार्च स्टार्टिंग से क्या होगा, आप अपना पीएफ को यूपीआई से पेमेंट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, जिससे दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शंस है ये बहुत इजी और सिंपल बन जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है गिफ्ट यूपीआई के माध्यम से। अब दोस्तों क्या है कि 500 रुपए पर पर्सन आप क्या कर सकते हैं, यूपीआई से गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर किसी रिलेटिव या किसी शादी पे अगर देंगे तो दोस्तों ये जो गिफ्ट है ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर देन रिलेटिव या वेडिंग पे करेंगे तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको आईटीआर में डिक्लेयर करना पड़ेगा कितने अमाउंट का आपने गिफ्ट दिया है, और उसके केस में आपको यहाँ पर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपका थर्ड आता है, अगर आप यूपीआई लेके कैश का धंधा करते हैं तो दोस्तों आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप यूपीआई लेके कैश देते हैं, इसको क्या किया जाएगा, आपकी इनकम मान ली जाएगी और इसको आपको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप कैश तो दे देंगे लेकिन आपके अकाउंट में इनकम जो आ रही है उसको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी इनकम ट्रीट कर लेगा। उसी हिसाब से आपको अपनी आईटीआर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज ही देगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आप किसी ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं उससे आपको कैशबैक आता है, तो दोस्तों वो आपकी इनकम है। उसके केस में आपको यहाँ पर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अपनी बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं या किसी अदर इनकम में भी दिखा करके उसको क्या कर सकते हैं, अपने आईटीआर में डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है पैन आधार रूल इन बैंकिंग। अब दोस्तों 50,000 से ज्यादा के लेन देन में क्या है, आपको पैन देना मैंडेटरी है। और अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो दोस्तों आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक हो सकता है, और इसके केस में आपकी हायर पेनल्टी यानी कि 20% का आपका टीडीएस यहाँ पर काट लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 2026 के मुख्य बैंक ट्रांजैक्शन लिमिट। याद रखें, रूल फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपको इनकम टैक्स और जीएसटी के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।